Hello everyone. Welcome to another episode of Unscripted Testing. Today we are really honored to have this guest on our show. He is Padma Shri awardee Mr. Balendu Prakash Reddy and we are really honored to have him on our show. And we really hope you like this episode. So stay tuned and watch till the end. नमस्कार सर। नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है अनस्क्रिप्टेड ग्रेटनेस में। सर, आपकी आयुर्वेदा जर्नी से पहले मैं आपके पास एक बहुत शानदार चीज़ें पूछना चाहता हूँ कि कैसा था सर वो मोमेंट जब आपको पद्मश्री मिला, और दूसरा सर यू सर्व्ड एज अ फिजिशियन एंड डाइटिशियन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस एंड हाउ वाज दैट मोमेंट सर? देखिए, मेरा नारायणन साहब से जो मुलाकात है वो एक इत्तेफाक है। मेरे हाथों से एक बच्चा ठीक हुआ था जिसको लंदन में ब्लड कैंसर डिक्लेयर हुआ था 82 में। फिर उसकी कीमोथेरेपी वगैरह हुई और वो ठीक होता रहा, चलता रहा। फिर 86 जनवरी में उसकी बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुई, जो दुनिया में आखिरी टेक्निक है। बदकिस्मती का ये या ये उसकी फितरत है कि 6 महीने में उसको रिलैप्स हो गया। जब रिलैप्स हो गया तो लंदन के डॉक्टरों ने बोला कि ये 3 हफ्ते से ज़्यादा नहीं बचेगा, डेथ सेंटेंस। फैमिली अब फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी थी 3.5 साल के बाद। बोले अब मरना है तो हम हिंदुस्तान जाकर मरेंगे। कश्मीरी थे, हिंदुस्तान आए और एक कश्मीरी डॉक्टर थे ऑर्डिनरी इंस्टीट्यूट में जो हमारे मरीजों को ठीक होते देख चुके थे। वैसे तो किसी को नहीं बोलते थे, पर अपने पे आई तो उन्होंने उसको जबरदस्ती मेरे पास भेज दी। मेरे लिए पहला केस था कि जिसको बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बाद रिलैप्स हुआ था। तो पर वो बोले कि वैद्य जी मैं हिंदुस्तान में आया हूँ, सब लोग इलाज के लिए हाँ कह रहे हैं, मना कर रहे हैं, मुझे इलाज आपसे कराना है। मैंने कहा भैया बचेगा नहीं, बोले ना बचे। मैंने इलाज किया और वो बच्चा बच गया। बच्चा बच गया। 4 महीने बाद जब दोबारा लंदन गया तो लंदन का डॉक्टर बोला मैंने जिसको डेथ सेंटेंस दिया वो जिंदा कैसे है। तो 1 साल तक उसको फॉलो करता रहा। 1 साल के बाद उस डॉक्टर ने हिंदुस्तान आके मेरे से नुस्खा पकड़ने की और मुझे पकड़ने की कोशिश की। नया नया हिंदुस्तानी था, नया नया खून था, देश पर प्रेम से भरा पड़ा था। तो मैंने कहा मैं हिंदुस्तान छोड़ के तो नहीं जाऊँगा, तुमको नुस्खा चाहिए ले लो। तो नुस्खा लिया, पर हमारा नुस्खा जो है, जैसे आपकी और मेरा नुस्खा एक ही है पर हमारी प्रोसेसिंग अलग है, आप बना नहीं सकते। तो ये बात जब वो 10 दिन के लिए हिंदुस्तान आया, जाने के बाद नारायणन साहब उस समय साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर थे, उनको एक खबर मिली और ये मेरी जिंदगी के पहले पॉलिटिशियन थे। तो जब खबर मिली तो एक दिन उनके सेक्रेटरी का फोन आया। तो मैं थोड़ा सा सरकार से उबला हुआ रहता हूँ, क्योंकि सरकार हमारे देश की अलग ही है, सड़क रख के नहीं चलती, उसको पर चढ़ावा चलाते रहो, चलती रहती। तो मैंने उनके फ़ोन को एंटरटेन नहीं किया। खैर किसी तरह उन दोनों को भेजा और फिर उन्होंने बताया गया कि ऐसे हैं और तुम नहीं आओगे तो तुम्हारे घर आ जाएंगे, तुम्हें उनसे मिलने गया। और हमारी पहली मुलाकात हुई। मैं 28 साल का था और वो 66 साल के थे। पहली मुलाकात हुई और मुझे अंग्रेजी बोलनी बिल्कुल नहीं आती थी और वो हिंदी नहीं जानते थे, बहुत थोड़ी बहुत जानते थे। तो उन्होंने मुझे बधाई दी। मैंने कहा सर किस बात की बधाई दे रहे हो? ये दवा मैंने जो दी है, मैंने डाला तो ये, पर बन क्या गया मुझे केमिस्ट्री नहीं पता। जो डोज दिया वो तुक्का लगा, मुझे नहीं पता कितनी खानी है। अब सवाल है कब तक खानी है। तो नारायणन साहब कहते हैं कि वैद्य जी मैं एक साइंटिस्ट से मिल रहा था, आपने आके ये नहीं कहा कि मुझे पूर्णमासी के रात को शिव जी ने आके बता दिया, यू आर टॉकिंग लाइक ए साइंस। तो ही वाज फैसिनेटेड। और फिर जब उन्होंने कहा कि आपसे मिलते, मैंने कहा सर इस देश में मंत्री भगवान मिल जाएगा, पर मंत्री हम जैसे लोगों को मिलता है, मैं गली में रहता हूँ। तो हमारी एक मुलाकात हुई एंड उनको मैं पसंद आया। और उसके बाद उन्होंने कहा भाई जी मैं किसी काम कहूँ तो बताना। बाई चांस मुझे 20 दिन बाद पाकिस्तान से बुलावा आया। पासपोर्ट उन दिनों ऐसे नहीं बनते थे जैसे अब बनते हैं। मैं मेरठ का रहने वाला, मैं तो किसी को जानता नहीं। उनको फ़ोन किया, बोले भाई जी थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। और उस दिन मैंने देखा मंत्री की पावर क्या होती है। PS को मेरे साथ भेजा और 15 मिनट के अंदर पासपोर्ट बना, वैलिड फॉर 15 days एंड वैलिड टू विजिट पाकिस्तान ओनली। ऐसा पासपोर्ट आपने देखा ही नहीं। तो मैंने मंत्री की पावर देखी। फिर हम धीरे धीरे मिलने लगे, आने लगे, जाने लगे। और नारायण साहब वॉज वेरी इम्प्रेस विद माई
साइंटिफिक क्वेस्ट, और उन्होंने पहली बार लिखा वेज बायोलॉजी प्रोवाइड साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड, एक मैसेज में। मेरे को समझ में नहीं आया कि ये बेंट का मतलब क्या होता है, झुका हुआ होता है। तो मेरी अंग्रेजी अजीब सी थी, पर उनको मेरे अंदर से मिल के मजा आ रहा था, और मेरे को मेरे पिताजी को दे रहे थे, उनसे मिल गया, तो हमारा एक रिश्ता सा हो गया। और मेरे हर कागज को पढ़ते थे, करते थे। तो जब मैं मिलूंगा तो कोई ना कोई, जैसे अभी साहब ने थोड़ा बहुत खाने बारे में पूछ लिया, तो मैं ऐसा उनका कोई रेगुलर न वेद था, न रेगुलर डाइटिशियन था। हाँ, कभी कभी कि सर दोबारा गर्म किया हुआ खाना मत खाओ, 2 घंटे से पहले मत खाओ, छोटी छोटी टिप्स मैं उनको देता था, एंड ही वाज हैप्पी। और पद्मश्री मुझे इसलिए मिला कि मुझे 14 साल की जद्दोजहद के बाद एक रोल नंबर मिला था, जिसमें मुझे 15 मरीजों का इलाज ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में बैठ के करना था। इसके लिए मुझे 14 साल लगे, क्योंकि इत्तेफाकन जो मेरा पहला मरीज था उसका कजन देश का हेल्थ मिनिस्टर बन गया, सलीम शेरवानी। तब जाके मुझे प्रोजेक्ट मिला, क्योंकि आयुर्वेद के लोग बार बार कहते थे कि वो लिटरेरी बेसिस नहीं दे रहे। अभी जब किताब में लिखा नहीं तो कहाँ से दे दूँ? तो फाइल वन पार्लियामेंट में कई बार डिस्कस हो रही। तो उस फिर जब मेरे को मिला तो मैंने 11 में से 11 मरीजों ने 90 दिन का इलाज पूरा किया, वो ठीक हो गया। नारायण साहब को खबर सारी थी। तो इसी बीच में मैं जनवरी में बैठा हुआ था, एक बोर्ड का मैं चेयरमैन भी सलीम साहब ने मुझे बनाया था, शेरवानी साहब ने। तो मेरे पास IB का फोन आया कि आपके ऊपर कोई केस तो नहीं है। मैं तो काय का केस, इनकम टैक्स आया, कोई दिवाला तो नहीं है। तो पता चला मेरा नाम पद्मश्री निकल गया। और फिर मुझे 26 जनवरी को पद्मश्री मिली। तो मैं बहुत चकता कि मुझे पद्मश्री किस लिए, क्योंकि मुझे तो रिसर्च चाहिए थी। तो पर ये मुझे पता चल गया कि नारायण साहब का ये खेल है। फिर बाद में जब मैं मिला, मैंने कहा सर मुझे पद्मश्री क्यों दी? तो उन्होंने बोला भाई जी मेरे पास 2 नाम आए थे, उन्होंने क्या किया है? तो मैंने उनका नाम डिलीट नहीं किया, पर दिस ईयर यू हैव डन इट। पर सर मेरे को तो रिसर्च की चाहिए। बोले भाई जी मुझे पता है कि आपको नहीं चाहिए थी, पर ये आपको लॉन्ग रन में, फ्यूचर में मदद देगी। और वाकई में आज सबको पद्मश्री कह के बुलाने में जरा मजा आता है, नहीं तो मैं तो वही इंसान। तो पद्मश्री मुझे, एक बात है कि मुझे उस शख्स ने पद्मश्री दी, अपनी कलम से लिख के दी, जिसने कभी किसी का फेवर नहीं किया। दैट इज केयर। अगर उनको पता चल जाता है कि कोई आदमी मिसयूज कर रहा है तो तुरंत रिस्टोर कर दें। उन्होंने मुझे राष्ट्रपति भवन में कमरा दिया कि भाई जी मैं ज़्यादा तो कर नहीं पाता हूँ, पर दिल्ली के होटलों से छाया रहे। सर मेरे मरीज आते हैं, आई विल अलाउ। सर वो पैसा देते हैं, आई विल अलाउ। उनके पास शिकायत पहुँची कि भाई जी मरीज देखते हैं, पैसे देते हैं, बोले आई नो। तो उन्होंने मेरे को एक बहुत अच्छी तरह सपोर्ट किया। मेरे सम्मान किसको बुरा लगता है? तो आई वॉज एक्साइटेड, बट मेरी जर्नी में इन अवार्ड्स की कोई कीमत नहीं है। मेरी क्वेस्ट है केवल साइंस एंड साइंस की। आयुर्वेद से हम कैंसर ठीक करते हैं, पर हमें पता नहीं काम कैसे करती है, कब तक खानी है। आज पेनकेटाइटिस के 2000 मरीजों के बाद भी मेरे पास वही सवाल है, कब तक खानी है? सर एक कोई केस स्टडी थोक में मैं नागपुर के 2-4 मरीज, उनसे बात कर लेना सीधे। एक थोड़ी क्या पूछना है पेनकेटाइटिस में? सर कोई ऐसी केस स्टडी कोई भी कुछ? यहाँ 2 बच्चे हैं नागपुर में, भाई बहन है, दोनों को जेनेरिक पेनकेटाइटिस थी, बार अटैक होते थे। वो मेरे पास आए, दवा बंद होकर 4-5 साल से ठीक बैठे। तो ऐसे एक थोड़ी है, वो तो आप डालो, आप भी थी पे इतने सारे लोग बोलते हुए। बिल्कुल सर, मैं आपके बारे में जब डाला गूगल पे, जब रिसर्च तो मेरे बारे में तो मरीज बोले तो अच्छा, मैं क्या बोलूँगा उनके बारे में? सही है। सर आपसे बात करके मज़ा तो बहुत आ रहा है सर। सर आयुर्वेदा में के करियर में आपका इंटरेस्ट, आपकी रुचि कहाँ से आई और कैसे इस जर्नी की शुरुआत हुई? मैं एक ऐसा बच्चा हूँ जो ए मिला था, सी मिला था। मुझे पढ़ाई बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, 6वीं तक तो पढ़ा, और मैं पढ़ना नहीं चाहता था बिल्कुल। मुझे लगता था जो किताब में लिखा है वही एग्जाम में लिखना है, तो इसमें इंटेलिजेंस है क्या, तो मेमोरी टेस्ट है। मेरे को कभी समझ में नहीं आता जो लिखा हुआ है उसे क्यों पढ़ा रहे। तो मुझे स्टोरी ऑफ इन्वेंशन अच्छी लगती थी। पहले मैं जब छोटा था तो बेबी सिटर बनना चाहता था, और जब माँ बाप की सुनता नहीं था तो पिताजी ने 36 का आंकड़ा था, पिटाई खूब होती थी, पर सुनता बिल्कुल नहीं था। पर BSc में मैं कुछ ऐसा हुआ कि मुझे ट्रैकिंग पे जाना पड़ा। 250 किलोमीटर मैंने ट्रैक किया, वहाँ पर थोड़ी मेरी बुद्धि ठीक हुई। फिर मैंने सोचा मैं माउंटेनियर बनता हूँ, तो खाऊंगा क्या? तो पिताजी की प्रैक्टिस थी, तखत पर बैठ के कलम कोट लिया, 2-4 पैसे कमाए, आराम से ले लिया। तो आई वॉज नॉट एम्बिशियस लाइक माई अदर ब्रदर एंड सिस्टर। तीनों बहनें मेरी PhD हुई, छोटा भाई CA हुआ, बड़ा भाई कंप्यूटर प्रोफेसर। मेरे को कोई एम्बिशन थी नहीं। तो मैंने कहा चल खरल कोट के दवा बना लेंगे, और मुझे मेहनत के काम में मजा आता था।
तो खरल धोतना, चूल्हा जलाना, लकड़ी फोड़ना, सिलबट्टा चलाना, इमाम दस्ता, इसमें मुझे मजा आता था। वो दवा बनाता गया और पिताजी के हाथ बटाता गया, पर शायद कुदरत को ये था कि उस 3.5 साल में जब तक मैं तैयार हुआ अरे कॉलेज में बाई चांस मेरा एडमिशन भी ईश्वर की कृपा से हुआ, नहीं तो होना ही नहीं था। अच्छा। इंटर में बड़ी मुश्किल से दूसरी बार में 48% नकल मार के आए थे। ओ। और एक कॉलेज खुला हाँ। और कॉलेज था देश के करप्शन का एक आउटकम। तो उसने मुझे यूपी का था तो 5% बढ़ा के 53% कर दिए, वैद का बेटा था तो 58% कर दिए, और बीएससी थी तो 63% कर दिए। उससे मुझे वेटिंग लिस्ट में आखिरी नंबर मिला। जैसे कॉलेज मेरे लिए खुला, आज वो कॉलेज है ही नहीं, खत्म, मेरे को बढ़ा के खत्म हो गया। सर वो था आपके लिए बोला था। हाँ, तो मेरी डेस्टिनी है, डेस्टिनी थी सर। तो मैं आया, पर मुझे है कि मैं जो भी काम करूंगा मैं उस पर तन मन धन से लगा दूंगा, जो भी करूंगा। आप मुझे पसंद हो, आपके लिए जान दे दूंगा, पर दुश्मन हो तो जान नहीं लूंगा, निकल लूंगा वहां से। तो मेरे को मजा आया इसमें। और जब मैंने देखा कि पिताजी के सामने मेरी ठीक हो रहे थे, फिर मेरे हाथों से ठीक होने लगे, तो इससे बड़ा रिवार्ड क्या चाहिए कि आपके हाथों से लोग ठीक हो रहे। तो मैंने एक ठीक हुआ, फिर 2 ठीक हुआ। तो शायद ये मेरी डेस्टिनी थी मुझे आना, और मेरी नेचर है कि जो भी काम करता हूँ मैं ढंग से करूँगा। जैसे आप मुझे बोलो ना इस कमरे का पोछा लगा, सफाई करनी, तो आप वहाँ ना बोलो तो मेरा नाम नहीं। बोले आज तक किसी ने ऐसा पोछा नहीं लगाया। मैं जो भी काम करूँगा परफेक्शन से करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा। सर ये मॉडर्न साइंटिफिक रिसर्च के अनुसार आयुर्वेदिक की प्रैक्टिसेस के ऊपर क्या प्रभाव है? मॉडर्न साइंटिफिक रिसर्च आयुर्वेदा के बारे में क्या कहती है? देखो, आयुर्वेदा एक अंधे की लाठी है। मैं मरीज को देता हूँ और मरीज ठीक हो गया, एक अंधे की लाठी। हाँ, आज पैंक्रियाटाइटिस में जब मेरे इतने सारे आंकड़े हो गए हैं, 11 ब्लड कैंसर पे हो गए हैं, तो कुछ बीमारी पर मैं कहूँगा अंधे की लाठी बंदा जो है परफेक्ट हो गया। पर स्टिल जो हमारे पास सवाल है कि ये जो डोज हम दे रहे हैं क्या ही सही है, कब तक खिलानी है, कैसे खिलानी है। तो मॉडर्न साइंटिफिक रिसर्च से आज का आयुर्वेद अछूता है। इसीलिए इसको मिस्टिसिस बोलते हैं। इसको जब लोग स्यूडो साइंस बोलते हैं तो लोगों को चुनचुने लगते हैं। पर मैं बोलता हूँ कि अगर कोई चीज़ ठीक हो रहा है तो इसके पीछे विज्ञान है, हम इग्नोरेंट है। तो आयुर्वेद से फायदा लोगों को होता है। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं, मेरे ही नहीं है, पर क्योंकि वो उसकी साइंस को नहीं जानता, वी आर इग्नोरेंट अबाउट। तो उस इग्नोरेंस के लिए तभी संभव है जब आयुर्वेद जो बाकी साइंटिफिक डिसिप्लिन है, हाँ। फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, कंप्यूटिंग है, इन सबको जब जोड़ा जाएगा तो एक अप्लाइड आयुर्वेदा बनेगा। एलोपैथी विदेशों में डेवलप हुई है और सोशल साइंस थी, पर जैसे जब बाकी साइंस आती है कि सब जुड़ती चली, फिजिक्स जुड़ी डायग्नोस्टिक में, केमिस्ट्री जुड़ी, बायोलॉजी जुड़ी, जेनेटिक्स जुड़ी, तो हम आयुर्वेद के लोग, और ये आयुर्वेद नहीं है, हमारा देश अभी अनुसंधान में जीरो है। सितंबर अक्टूबर का महीना जा चुका है, हर साल जो नोबेल प्राइज आता है उसमें हिंदुस्तान का नाम कभी नहीं आता, और कभी आता है तो पंजाब की उस गली में पैदा हुआ, फिर कहता हूँ वो हमारे यहाँ पैदा हुआ था। हाँ। तो हमारी सोच इनोवेशन की है नहीं। इसका बारे में एक चीज बताओ जो पहली किसी हिंदुस्तानी ने बनाई, पेपर वेट, आलपीन, स्टेपलर, पंचिंग मशीन, मेरे जूते का फीता, जूते का सोड, बटन, जिप, कुछ नहीं बनाया हमने। हाँ, उसे बनाने के बाद टेक्नोलॉजी लेके हम कहेंगे इससे पैसे कमाए। जैसे गिलास किसने बनाया पहला, तो हम लोग अभी, हमारा हिंदुस्तान आविष्कारक में नहीं है, R&D इनोवेशन में नहीं है। अभी डॉक्टर साहब बैठे यहाँ पर, कल बात हो रही थी हवाई जहाज की सुबह, तो मैंने राइट ब्रदर का नाम लिया। अब इनके हाथ में कलावे हैं, आपके हाथ में भी कलावे, कलावे माने वाले हम हिंदू सोच के, हम कहते हैं नहीं हमसे बड़ा तो कोई ही नहीं। बोले वो जो नागपुर के पास, अब ये नागपुर में रहे, बाहर निकले नहीं, तो इनको पता है सारी दुनिया नागपुर से ही चलती है, बाकी दुनिया चलती ही नहीं। और ये नागपुर का नहीं, चंडीगढ़ वाला ऐसे ही बोलता है, लुधियाना वाला ऐसे ही बोलता है, वाला भी ऐसे वो ऐसे ही बोलेगा कि इससे बढ़िया जगह ही नहीं है। तो बोले वो ना उसका पहले था, उसका बाद में आया, नाम का नाम नहीं है, एविडेंस नहीं है। तो राइट ब्रदर इज नोन फॉर देयर वर्क। काम वही है जो आप करो, उसे पब्लिश करो। बहुत से एविडेंसेस जो है उनको नष्ट भी कर दिया गया है, ऐसा कुछ? कोई किसी को नष्ट नहीं करता, आपके अंदर खड़ा होने की ताकत नहीं है। ब्लेम करना, ब्लेमोलॉजी है। मैं खड़ा हूँ ना, आज चैट जीपीटी पे जाओ, आयुर्वेदिक फिजिशियन, वो द बेस्ट आयुर्वेदिक फिजिशियन ऑफ पैंक्रियाटाइटिस, चैट जीपीटी बोल रहा है। अब सारी दुनिया खड़े हो जाओ मेरे अगेंस्ट, पर मेरे मरीज जिस तरीके से खड़े हो रहे हैं ना, कोई रोक के दिखा दो। पूरा आयुर्वेद जगत मेरे को रोकने की कोशिश करता रहा, पर नारायण साहब को पद्मश्री देनी पड़ी ना।
मुझे जो सिस्टम है वो मेरे को नहीं जान पाता, पर मेरे को इग्नोर करना इम्पॉसिबल है। सर ये जो अंबानी है, हाँ। धीरू भाई अंबानी, ये सिस्टम से पैदा हुए, अपने मेहनत से हुए। हाँ तो आप अगर ठान लोगे ना तो कोई नहीं रोकता। मैं बिलीव करता हूँ, खुद को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बताते नहीं क्या है। अगर मैं 7 साल जीता रहा तो नोबेल प्राइज जाके दूंगा ही दूंगा। बिल्कुल सर, हमको चाहिए कि सर आपको नोबेल प्राइज मिले, हम वाउच करेंगे सर। नहीं, मैं जिंदा रहा तो ना मुझे कैंसर हो रखा है, ग्रेड 4 बेसिक कैंसर है, डायबिटीज है, हार्ट अटैक सब हो रखा है। अच्छा क्योंकि मेरे पे शरीर को लगाने के लिए क्यों लगाया, दिन रात लगाया। पर अगर मैं जिंदा रहा, पर मैंने लाइन खींच दी है और देश की एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी इंडियन क्वेस्ट फॉर नोबेल प्राइज करके हमारे साथ MOU करके काम कर रही है। दैट इज ग्रेट। और मैं रहूंगा तो मुझे पता है कि मेरी जैसी खोपड़ी के लोग बहुत कम पैदा होते हैं। लेकिन आपका जो नाम है इतिहास में तो वो हमारे सर, वो तो हमारे, आपके जैसा काम, आपके जैसा वर्क मुझे नहीं लगता कोई और है जो करता है, कोई नहीं कर पाता सर। आप इतिहास के पन्नों में तो आपका नाम दर्ज होगा। और हो तो क्या फर्क पड़ता है। एक बार एक रानी है, हाँ एक राजा थे, तो उन्होंने बहुत सही लड़ाई लड़ी, बहुत सही लड़ाई लड़ी, बहुत सारे तमगे मिल गए, लोगों के मेडल वेडल छीन के लाए। तो उनके तहखाने में कहीं लिखा हुआ था कि जब तुम इतने सारी लड़ाई जीत लो, इतने सारी चीजें इकट्ठी कर लो, तो एक दिन भरी दोपहरी में सारी अपनी पोशाक, सारे हथियार लेके वो जो दूर पहाड़ी है उसके ऊपर अकेले जाना, और वहां पे एक शिला होगी, उस पर अपना नाम लिख देना, तुम्हारा नाम सूरज चांद जैसा हो जाएगा। तो आयुर्वेद पढ़ा तो मैंने ये सब पढ़ी। तो साहब वो आदमी राजा जी, जीभ लंबी निकल गई, पसीने से लथपथ होके चलते रहे, और जब पहुंचे तो डिप्रेशन में पड़ गए। उस पर तो इतने सारे नाम लिखे हुए थे, जगह ही नहीं थी, तो भाई इस पर तो इतने सारे नाम लिखे, मुझे पता ही नहीं। तो सदमे में आ गए। फकीर बोला क्या हुआ? बोले मैंने बिना बात इतनी लड़ाई लड़ी, नाम अमर हो जाएगा। बोले नाम मिटा दे, किसी का लिख ले अपना। बोले कल को मेरा भी मिट जाएगा। तो इतिहास में नाम होना नहीं होना, हमें पता है कि ये जो इंसुलिन में जो इंसुलिन रखी है मेरी, ये इंसुलिन पहले किससे बनाई मुझे नहीं मालूम। तो जो काम करने आते हैं ना, वो इतिहास अमर होने के लिए नहीं आते, वो चाहते हैं कि हम ईज करें। तो मेरी जिंदगी में बहुत सारे लोगों ने दिन रात कर्म को घड़ी रखी है यहाँ पर, अब हम आसमान देख के नहीं बता रहे। तो किसने घड़ी बनाई, किसने पंखा बनाया, किसने सोफे का कल्चर बनाया, नहीं तो चौकनी लगा के बैठते थे, उससे घुटने टेढ़े हो जाते थे। तो लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने, हमारे पहले किस जात के थे, किस मजहब के थे, किस देश के थे नहीं पता, पर इन सब ने हमारी जिंदगी ईज बनाई है। मैं उनका नाम भी नहीं जानता, मैं उनको मिल के नहीं कर सकता, पर मैं एक काम कर सकता हूँ, आने वाली पीढ़ी के लिए क्या मैं कुछ योगदान दे सकूँ। मैं ये सोच के काम करता हूँ, मुझे नाम होगा उसकी चिंता नहीं है, क्योंकि रामायण पढ़ी है। सुनाऊं भरत भाभी प्रबल बिलख के मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। तो मैं अगर ये सोच के करूँ कि मुझे यश मिलेगा तो पागल हूँ, अपयश होगा तो पागल हूँ, क्योंकि 6 चीजें मेरे हाथ पे नहीं है। बिल्कुल। तो मैं इन सोच के काम कभी करता हूँ बस कि मैं क्या आने वाली पीढ़ी के, अब वो बच्चे मिले वो ठीक है, मुझे मजा आता है क्या, क्योंकि मैं खुदा तो हूँ नहीं। तो उनकी किस्मत थी, आज उनके यहाँ कोई बच्चे को पेनकिटाइटिस है, तो मैं यहाँ आया हूँ। मैंने कहा शायद उसकी किस्मत मुझे लेके आई है, क्योंकि मैं उसको ठीक कर सकता हूँ, एलोपैथी में इलाज ही नहीं है। तो मैं इसलिए ज़्यादा फितूरी नहीं, अपने को मिटा के, हस्ती को मिटा के मैं काम करता हूँ। मेरे को कहता है कि भैया पीछे हो जाओ, पीछे चला जाता हूँ, और पीछे हो जाओ, पीछे चले जाता हूँ, क्योंकि नाम गुम जाएगा। नाम तो गुम नहीं है। तो ये तो काल का पहिया है, तो आप चिंताइटिस को दूर करो, एंजाइटी को मारो, और अपना जो कर्तव्य है, मैं वैद के तौर पे कर्तव्य है, आप शास्त्र के तौर पे अपना कर्तव्य कर रहे हैं, आप बीसी के तौर पे अपना कर्तव्य है। तो कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलस्य ना, अब मैं कभी नहीं कहता फल की इच्छा नहीं करो, फल की इच्छा करके कर्म करो, पर फल होगा नहीं होगा तो मेरी। जगजीत सिंह मेरे बड़े अच्छे मित्र थे, याराना था हमारे। अच्छा। उन्होंने कभी इलाज नहीं कराया और मैंने कभी गजल नहीं सुनी, तो जुड़ी दोस्ती बहुत अच्छी थी, फितरत हमारी एक जैसी थी। तो उनकी गजल है, सच तो है बेकार हमें गम होता, जो सोचा था दुनिया में तो सोचना छोड़ो, कर्म करेगा। बहुत सही सर, बहुत सही। ये आई थिंक ये सबसे बड़ा मैसेज है जो पूरी यूथ को, पूरे ऑडियंस को, सब लोग जो देख रहे हैं उनको सीखना। मेरी उम्र के लोगों को भी चाहिए।
सबको चाहिए, इतने वरी करते हैं। एक सज्जन आए 72 साल के थे, उनको कोई बीमारी नहीं, और एक बीमारी हो गई, रोने लगे। मैंने कहा हार्ट अटैक हुआ। बोले जी क्या बात कर रहे हो? मैंने कहा मुझे 40 साल में हार्ट अटैक हो चुका, आंखों में मैकुलर है, लीवर मेरा 32 साल पे गया, डायबिटीज 14 साल से इंसुलिन लगाता हूँ, किडनी भी कंप्रोमाइज है, कैंसर भी है, हाथों में वो क्या कहते हैं लेडर होस नाम की बीमारी है, वो भी है, गांठ हो रही है ना, हाँ। ये रेयर है, आंखों में मैकुलर है। क्या को रो रहा है? शरीर व्याधि मंदिरम, शरीर व्याधियों का मंदिर है, इसमें बीमारी रूपी देवता रहते हैं, वो मेरी रक्षा करते हैं। नहीं तो मेरे को देखा लोग जरा सा उल्टा हो जाए ना तुरंत रोने लगे। भगवान क्या कर दिया? भगवान तो सब सही करता है। आई थिंक ये बीमारियां ही मेरे को फिट रखती है। मुझे कॉम्प्लीमेंट मिलता है कि 66 में 33 इसलिए क्योंकि मेरी बीमारी मेरे अंदर बैठी है। सबने खाया खाना, मैंने खाई खिचड़ी, हाँ। तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गई ना। सर आपने जैसे भी विदेश का नाम लिया, जैसे विदेशी, तो मेरे को एक पूछना था कि आयुर्वेदा जो है वो यहाँ की पद्धति है यहाँ, तो उसका अभी इस वक्त विदेश में क्या प्रभाव है? अभी क्या देखो आयुर्वेद का विदेश एक क्या है? विदेश एक भौतिकवादी है जहाँ पर आपके पास कितना पैसा। तो हमारे के नाम के शख्स हुए, वो बहुत एम्बिशियस बिहारी थे। उन्होंने दुनिया के ऊपर पहले राज करना था, पॉलिटिकल, फिर योगा साहबा में उड़ूंगा, उसमें वो सुपर फ्लॉप हुए। तब उन्होंने आयुर्वेद का सहारा लिया और उसमें उनको मिल गया आयुर्वेदिक डॉक्टर। उसने आयुर्वेद की कुछ बातों को लिखा, किनके लिए? जिनके घर सेंट्रलाइज थे, जिनको गाड़ी थी, उनको ये सब अच्छे नहीं लगते थे। तो अमेरिकन डरता है मौत से, उसके सामने मौत की बात करो तो घबरा जाएगा। जैसे मैं कहता हूँ मरने के लिए बात, ओ डोंट से दिस, जैसे नहीं कहेंगे तो मरेंगे नहीं, फियर ऑफ डेथ। तो उसने बोला ग्रुप कर दिया। पहले एक आध से किया तो उन्होंने सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस कर दिया, तो उसने सबको साथ बिठा लिया, सफेद कपड़े पहना दिए। We all born with trillions of breathing. It is predestined. Oh, is it so? Yes. हर जगह गधे होती है, जैसे वो हिसाब लिख के दे रहा। तो if you take slowly, then you will die late. Oh, I will not breathe at all. Then you take 1 minute में एक बार। मैं तो 60 बार जी गया। Oh, I feel so good, क्योंकि उस समय आपकी एंजाइटी खत्म हो गई, आप सांस गिनने में थे। Oh, I feel terrific. Okay, you do one thing. Now you can learn from it. You can make 10 groups. उनका तुम इलाज करो, इतना पैसा तुम रखो, इतना मुझे देती। तो मल्टी लेयर मार्केटिंग शुरू हो गई, उनको भी पैसा आराम से मिल गया। तो रिटायर्ड और थके हुए डॉक्टर, थकी हुई नर्स, एक कॉकस बन गया, एक गैंग बन गया। तो आज आयुर्वेदा विदेशों में क्या है? इलाज आप नहीं कर सकते। मेरा दुबई में क्लिनिक था, अबू धाबी में था, यूरोप में था। यू कैन नॉट ट्रीट दैम। यस, आप मसाज कर सकते हो, आप डाइट बता सकते हो। ओह आंवला इज वेरी गुड फॉर मी, बट एज ए डॉक्टर आई कैन नॉट ट्रीट पैनक्रियाटाइटिस। वो मेरे पास आते हैं, इलाज कर सकता हूँ। तो बाहर जाके थोड़ा पैसा ज़्यादा मिलता है, हिंदुस्तानी विजिट वीज़ा पे जाते हैं और वहाँ जाके प्राइवेट मसाज करते हैं। 70-75 सब इलीगल काम है, क्योंकि लाइसेंस ही। और अगर आपको लाइसेंस है तो पैरामेडिक का है, नॉट एज ए डॉक्टर। तो वो जाके अपनी प्रोफेशन चेंज कर लेते हैं और दे आर लिविंग देयर। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों जाता हूँ, विदेशों में करते कुछ और, यहाँ के पट्टेवाड़ से। तो विदेशों में आयुर्वेद है, और क्योंकि अब इसमें पैसा आ चुका है हर्बल का, और जो हर्बल का मार्केट है इसमें अमेरिका की इट इज द लार्जेस्ट है। हिंदुस्तान का आज भी जो शेयर है वो 5% है, क्योंकि हम R&D से बहुत दूर हैं। R&D से दूर। सर ऐसा लगता है कि R&D मतलब बहुत सारा जो है हमारे पास अभी R&D करने को है, पर वो हो नहीं रहा है। हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास सब कुछ है जो अमेरिका के पास है। हमारे पास एफर्ट नहीं कर रहे। नहीं, हम लोग मिल के काम नहीं करने जाते। हम लोग एज ए इंडिविजुअल तो बहुत अच्छे, मिल के समोसे खा लेंगे, खाना खा लेंगे, पर जब टीम बनाने की बात आती है, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, इनसे हम भरे पड़े, इसीलिए हम कोई काम नहीं कर पाते। मैं देश में बहुत ऊपर तक रहा हूँ, तो आपको अगर कोई जानता है तो उससे भी ईर्ष्या है, नहीं जानता है तो उससे भी है कि आपको तो कोई जानता नहीं। तो करोगे क्या? सर एक आखिरी सवाल बस। सर हम अक्सर सोचते हैं आयुर्वेदा, सुनते हैं कि आयुर्वेदा में डाइट को बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है, डाइट पर। तो डाइट का एक क्या रोल है और क्या इंपॉर्टेंस है आयुर्वेदा का? नहीं, फिर आपने जनरलाइज किया। क्या टीबी का मरीज केवल टीबी की दवा से ठीक हो सकता है? उसमें भी डाइट की।
क्या एक हार्ट का पेशेंट केवल डॉक्टर की एस्पिरिन से ठीक हो सकता? नहीं हो सकता। क्या डायबिटीज का मरीज इंसुलिन से ठीक हो सकता? नहीं हो सकता। तो आहार विहार औषध हर पैथी का पार्ट है। आयुर्वेदा को बिना बात उसमें बदनाम किया हुआ है। पैनक्रेटाइटिस में तो डॉक्टर सब खाना बंद कर देते हैं। तो कोई भी चिकित्सा ऐसी नहीं है जिसमें केवल दवाई से कोई ठीक हो। कब खानी है, कैसे खानी है, किसके साथ खानी है, सब चीजें तो मिथ है। जैसे आयुर्वेद की दवा देर से फायदा करती है, मिथ है। इसके लिए मैंने एक दवा डेवलप की है जो आयुर्वेद में लीवर की थी, वो इम्बो के नाम से है। आपको अगर छींके आ रही है, जुकाम हो रहा है, आप मुंह में डालो और घड़ी देख कर 2 मिनट में आप ना बोलो मुझे फायदा नहीं हुआ। एलोपैथी की दवा 1 घंटे में फायदा करती है, वो 2 मिनट में करती है। तो जो भी काम होगा तीर की तरह लगेगा। जैसे आप सवाल करते हो, आप क्योंकि मुझे दे दो मैं सोच के बताऊंगा, इसका मतलब उसका खोपड़ी है ही नहीं। तो मजा तो जर्नलिस्ट का है ना, एक्स टेम्पो जवाब का है। मैं सोच के क्या जवाब दूंगा? तो मैंने पेपर रख दिया, तो मुझे पढ़ना ही नहीं है। क्योंकि ऐसे में आदमी सच बोलता है। झूठ बोलने के लिए तो जरा सी कहानी बनानी पड़ती है ना। तो ये मिथ चले आ रहे हैं क्योंकि हमने कभी भी आयुर्वेद के वैज्ञानिक पक्ष को करनी नहीं है। जैसे च्यवनप्राश है, कितना खाना है, कितनी कैलोरी मेरे को मिलती है, खाने से पहले खाना है कि खाने के बाद खाना है, किसको नहीं खाना है, कब तक खाना है, कितना खाना चाहिए। मैंने क्या बोला, मेरे पास कोई डेटा तो है नहीं। और ये जो करोड़ों रुपए का बिक रहा है, पर मुझे पता है कि 1 किलो च्यवनप्राश में 65% शुगर है। तो ये सब चीजें हो सकती हैं हमारे पास आज की तारीख में। हैदराबाद का न्यूट्रिशन भी है, हमारे पास यूनिवर्सिटीज भी है, हमारे पास बायो साइंसेज भी है, फूड टेक्नोलॉजी भी है। इच्छा शक्ति नहीं है और कोऑर्डिनेशन नहीं है। मेरी पैनक्रेटाइटिस की दवा के ऊपर जब काम हुआ तो केमिस्ट सोचता है कि मैं इसका क्रेडिट लूंगा, टॉक्सी वाले का था मैं लूंगा। अरे तुम मिल के काम नहीं कर सकते क्या? जैसे ये इंस्टीट्यूट बना हुआ है तो पुलिस वाला कहेगा देखा मेरे इलाके में, मैं हूँ इसका इंचार्ज। बिजली वाला कहेगा मैं हूँ इसका मालिक, मैं बिजली ना तो काम नहीं होगा। सब ऐसे ही उनकी हिसाब ही अलग होता है। मैं चलाता हूँ, कहता हमारी है ये। जबकि हम सब गाड़ी में स्कोप, वो जो फ्यूज है वो काम का है कि स्टीयरिंग काम का है कि ब्रांड काम का है। छोटा सा फ्यूज 150 रुपए का आपकी 4 करोड़ की गाड़ी की ऐसी की तैसी कर देते हैं। तो हम मिलके काम करना नहीं जानते। हम एक मिशन क्यों नहीं बनाते, मिशन नोबेल प्राइज। तो च्यवनप्राश से पता तो चले कि 1 चम्मच से कितनी कैलोरी मिलती है, पता ही नहीं। सर बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, बहुत ही मज़ा आया। सर एक स्पेशल मैसेज यूथ को या सारे लोगों को, कोई स्पेशल मैसेज? मेरा एक ही मैसेज है कि आप जहां पर हो, बीते हुए कल को तो आप ला नहीं सकते, कल बीत गया। बट इफ योर टुडे इज लाइक यस्टरडे, तो आपको कल के लिए नहीं जीना चाहिए। और अगर आप जीना चाहते हो तो एक लक्ष्य बनाओ और उसे पाने के लिए पड़ाव बना के, लक्ष्य एक पड़ाव अनेक, लगे रहो मुन्ना भाई। क्या अमेजिंग। I hope you enjoyed the episode. If you enjoyed it, do like, share and subscribe. And leave the feedbacks in the comments below. We will see you in the next episode. Until then, bye-bye.